हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑफिसर बिटिया। वे डिस्कसिंग डेली करंट अफेयर्स एंड एनालिसिस। तो देखते हैं आज कौन सा आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू। सो लेट्स बिगिन विद द डिस्कशन। द फर्स्ट आर्टिकल इज अबाउट समृद्ध इनिशिएटिव। तो ये जो समृद्ध इनिशिएटिव है, ये इनिशिएटिव है नीति आयोग का। जो नीति आयोग है उनका ये इनिशिएटिव है। देखते हैं इस इनिशिएटिव में है क्या एंड कैसे ये काम करेगा। जो समृद्ध है, पहले इसकी फुल फॉर्म देखते हैं। इसकी जो फुल फॉर्म है दैट इज सस्टेनेबल एक्सेस टू मार्केट्स एंड रिसोर्सेज फॉर इनोवेटिव डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर। ये बेसिकली जो नीति आयोग का अटल इनोवेशन मिशन है ना, उसी का ये पार्ट है। एंड इस मिशन में यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट भी पार्टिसिपेट कर रही है, उसके साथ ही कोलैबोरेशन कर रही है। ये समृद्ध मतलब आपको वेल्दी बनाना। समृद्ध का मतलब होता है कि आप वेल्थ क्रिएट कर रहे हो। तो वेल्थ कैसे क्रिएट होगी? इंडिया में स्टार्टअप्स इस्टेब्लिश करके। तो इसलिए इसका नाम समृद्ध रखा गया है। यहाँ पर बताया जाएगा कि कैसे आप अपने स्टार्टअप्स को बूस्ट कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपको कैपिटल इन्वेस्ट करना है, किस टाइम के लिए इन्वेस्ट करना है एंड कैसे आप ग्रोथ करोगे। तो उनके बारे में ये दिया गया है। तो समृद्ध इनिशिएटिव के बारे में देखते हैं। ये जो न्यू पार्टनरशिप है, इससे क्वालिटी के लिए इम्प्रूवमेंट होगी, अफोर्डेबल हेल्थ स्ट्रक्चर भी इम्प्रूव होगा, ताकि जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, जो कि सेमी रूरल, जो रूरल एरिया, टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में रहती है, चाहे वो ट्राइबल रीजन्स भी हो, उसमें ये किया जाएगा। जो यूएसएआईडी है, आईपीई ग्लोबल है एंड जो स्टेक होल्डर्स हैं जो इंडियन गवर्नमेंट के, वो सब इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इवन प्राइवेट सेक्टर, कुछ जो एकेडमियास डेवलपमेंट सेक्टर है, वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा एंड इसमें फाइनेंस फैसिलिटी भी प्रोवाइड करेगा। एक जो है प्राइवेट सेक्टर, एकेडमिया, ये सब एक तरह से इनोवेटिव समृद्ध इनिशिएटिव बनाना चाहते हैं, जिसमें फिलेंट्रोपिक एंड पब्लिक फंड्स भी आएंगे, जिसमें कमर्शियल कैपिटल भी इंक्लूड होगी, ताकि रैपिडली मार्केट बेस्ड हेल्थ सॉल्यूशंस क्रिएट किए जा सके। क्योंकि हमें रियल टाइम सोल्यूशन चाहिए। अब हमें वर्चुअल या फिर कोई हवा में बातें नहीं चाहिए। अगर हमारी कंट्री में जब तक स्टार्टअप्स इस्टेब्लिश नहीं होंगे, तब तक जॉब्स क्रिएट नहीं होंगी। जॉब्स क्रिएट नहीं होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट दूर नहीं होगा, एंड अनएम्प्लॉयमेंट दूर नहीं होगा तब जो कंट्री है उसका जो साइकिल है, इकोनॉमिक साइकिल, वो नहीं चलेगा। तो इसलिए इट इज़ वेरी नेसेसरी कि हमारे पास सीड फंड होना चाहिए, कैपिटल होनी चाहिए। इस पार्टनरशिप पे जो समृद्ध के एफर्ट हैं, ताकि जो वल्नरेबल पॉपुलेशन पे पहुंचा जा सके, एंड जो एआईएम मिशन है दैट इज़ अटल इनोवेशन मिशन, उसमें जहाँ पर हम यूथ को इन्वॉल्व कर रहे हैं ताकि उनके अंदर साइंटिफिक कैलिबर डेवलप हो सके, साइंटिफिक थिंकिंग डेवलप हो सके, तो हम उसी का फ़ायदा लेकर समृद्ध को इसमें ऐड किया है, ताकि जो पब्लिक सेक्टर है और जो फिलेंट्रोपिक कैपिटल्स है, वो जितने भी कमर्शियल इन्वेस्टमेंट्स में कोई भी बैरियर्स आ रहे हैं, या फिर कोई स्मॉल और मीडियम हेल्थ एंटरप्राइज है जिनको इन्वेस्टमेंट चाहिए या फिर हेल्थ केयर सोल्यूशन चाहिए, वो इसमें हेल्प कर सके। सो दिस इज़ अबाउट समृद्ध इनिशिएटिव। अब इसमें देखते हैं इसका फोकस क्या है। ये जो कोलैबोरेशन है, ये फोकस करेगा इनोवेशंस पर हेल्थ केयर में, जहाँ पर इफेक्टिव रिस्पॉन्स होगा, ताकि जो थर्ड वेव है कोविड की, उसके अंदर यहाँ पर हमें कुछ हेल्प हो सके। फ्यूचर हेल्थ इमरजेंसीज के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा। अगर कोई और आउटब्रेक हो जाता है डिसीज़ का, उसके लिए भी ये हेल्प करेगा। और ये जो दोनों मिशन है, अटल इनोवेशन मिशन एंड समृद्ध मिशन, ये सॉल्यूशंस के डिमांड करेगा इनोवेटर्स से, एंटरप्राइजेस से, जैसे कि हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या सोल्यूशन हो सकता है, या फिर हेल्थ केयर जो वहाँ पर काम करते हैं, वर्कर्स काम कर रहे हैं, नर्सेस काम करती हैं, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जितने भी वर्कर्स काम करते हैं, उनके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे होगी, कैसे डायग्नोस्टिक प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज भी बनाए जाएंगे। तो इन सब के बारे में यहाँ पर बात किया जाता है। ऑल्सो ये मेंटल हेल्थ सॉल्यूशंस पर भी ध्यान देंगे। कैसे देंगे? ताकि जो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को या पेशेंट्स को, जो कोविड पेंडेमिक से रिकवर कर रहे हैं, उनको सपोर्ट यहाँ पर दिया जाएगा। तो इस तरह से ये फोकस करता है इनोवेशंस पर। अब इम्पॉर्टेंट देखते हैं। अब जो समृद्ध इनिशिएटिव है, इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑब्वियसली वो स्ट्रेंथ होगा। जो सस्टेनेबल बिजनेसेस हैं, सॉल्यूशंस हैं, इनोवेशंस हैं, वो भी यहाँ पर डेवलपमेंट होगी। और ये जो कोलैबोरेशन है, यहाँ पर जो अटल इनोवेशन मिशन एंड यूएसएआईडी है, इनके साथ कमिटमेंट शेयर होगी, ताकि जो इनोवेटिव फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस है वो भी आ सके। और जो इंडिया में क्या प्रॉब्लम है हेल्थ केयर में, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की कमी है। तो इसलिए यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट भी अनलॉक हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी, ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पर कंट्रीब्यूट करें, ताकि जो इंडिया का हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो स्ट्रेंथन हो जाए। नेक्स्ट इज अबाउट वाइट चीक्ड मकाओ। तो ये एक नया स्पीशीज़ है जो फाइंड किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। तो इसके साथ ही जो अरुणाचल प्रदेश हमारी जो लिस्ट है मैमल्स की, उसके अंदर एक वाइट चीक मकाओ करके भी
एक नया एनिमल यहाँ पर ऐड हो गया है। और ये फर्स्ट टाइम जो ये वाइट चिक मकाओ डिस्कवर हुआ था वो हुआ था साउथ ईस्टर्न तिब्बत में। तो देखते हैं इसमें क्या स्पेशल है इस वाइट चिक मकाओ में। बोलते हैं कि जो ये मकाओ है ये काफ़ी दूसरे मकाओ से बहुत डिफरेंट है क्योंकि इनके वाइट चीक्स हैं, इनकी बहुत लंबी टेल है और लॉन्ग एंड थिक हेयर्स भी है इन द नेक एरिया। तो देख सकते हो यहाँ पर इसके जो नेक एरिया में है बहुत ज़्यादा हेयरी है, बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी है और इसके वाइट चीक्स भी हैं। यूजली अगर हम मकाओ की बात करते हैं, मंकीज़ की बात करते हैं, दे हैव रेडिश चीक्स। और जो मेजर थ्रेट है इस स्पीशीज़ को, इसमें क्या थ्रेट आ रहा है, क्या खतरा है, वो यही है हंटिंग, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड कंजम्पशन बाय द लोकल्स। तो लोकल्स भी इनको कंज्यूम करते हैं, हंटिंग होती है, इनका जो घर है वो डिस्ट्रक्ट हो रहा है क्योंकि हम इनका जो फॉरेस्ट एरिया है उनको इंक्रोच कर रहे हैं, उसको एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से ये आ रहा है। अब देखते हैं दूसरे मकाओ इंडिया में कौन कौन से हैं। एक है अरुणाचल मकाओ, असमीज मकाओ एंड रीजस मकाओ। सो दीज आर 3 टाइप्स ऑफ मकाओज इन इंडिया। हैबिटेट देखते हैं, किस हैबिटेट में रहते हैं। ये रहते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में, एवरग्रीन ब्रॉड लीव्ड फॉरेस्ट में एंड मिक्स्ड ब्रॉड लीव्ड कॉनिफर फॉरेस्ट में। बेसिकली ये 1395 मीटर्स टू 2420 मीटर्स में फाउंड होते हैं एंड ये रहते हैं मल्टी मेल एंड मल्टी फीमेल ग्रुप में। अब अलार्म कॉल के बारे में देखते हैं कि जब ये ह्यूमंस को फाइंड करते हैं, द वाइट चिक्ड मकाओ एक तरह से अलार्म देते हैं। जैसे ही जैसे हम ह्यूमंस कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, एनिमल्स की भी अपनी एक लैंग्वेज होती है, चाहे वो कोई भी एनिमल हो, उनकी अपनी एक लैंग्वेज है कम्युनिकेशन की। तो जब वाइट चिक मकाओ किसी ह्यूमन को देखते हैं तो वो अलार्म सेंड करते हैं दूसरे मकाओस को। वो क्या करते हैं, वो पेड़ पर चढ़ जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। और जो फ्रिक्वेंसी है इसके अलार्म की वो डिफरेंट है असम के मकाओ से, तो इसलिए ये डिफरेंट। तो हर एक मैमल की, हर एक जो स्पीशीज़ है उसका अपना एक अलार्म कॉल होती है जो उनको बचाती भी है। अब इंडिया में बात करते हैं कि टोटल कितना रिकवरी काउंट है, कितना टोटल काउंट है मकाओ का, वो है 438। सो दिस इज द टोटल मकाओ काउंट इन इंडिया। अब मकाउज के थोड़े और डिस्ट्रिक्शन में देखते हैं। जो मकाउज है ये ओल्ड वर्ल्ड मंकीज बोलते हैं। 23 स्पीशीज़ है पूरे वर्ल्ड में मकाओ के। एंड कौन कौन सी जगह पर फाउंड होता है, ये एशिया में होता है, नॉर्थ अफ्रीका में एंड गिब्राल्टर में। एंड ये लीव्स, सीड्स, फ्लावर एंड ट्री बार्क इनका खाना है। ये किसी इंसेक्ट या एनिमल्स को नहीं खाते, दे जस्ट फीड ऑन लीव्स, ट्रीज, ट्री बार्क। और जो पिंक टेल्ड मकाउज होते हैं वो मलेशिया में रहते हैं जो कि रैट खाते हैं। एंड दे आर ऑल्सो क्रैब ईटिंग मकाउज, तो ये क्रैब को भी कंज्यूम करते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ मकाउज है, डिफरेंट उनकी हैबिट्स है, ईटिंग हैबिट्स है एंड डिफरेंट उनके अलार्म साउंड्स हैं। अब इनका रिलेशन देखते हैं ह्यूमंस के साथ। जो मकाउज हैं वो एनिमल टेस्टिंग में सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। बेसिकली ये न्यूरोसाइंस वाले जो साइंटिस्ट हैं वो ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि जो मकाउज होते हैं वो कैरियर्स होते हैं हर्ब्स बी वायरस की, और ये जो वायरस है ये मकाउज के लिए बहुत ज़्यादा हार्मलेस होता है। तो इट इज़ वेरी कन्वीनियंट फॉर अस कि हम इनके ऊपर ट्रायल करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, बट इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर ह्यूमंस के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। अगर हम मॉरिशस की बात करें, जो मकाऊ है वो इन्वेजिव बन गए हैं ह्यूमन सेटलमेंट्स में। मकाउस का जब अपना हमारा घर डिस्ट्रॉय होता है तब हम दूसरों के घर जाने की बात करते हैं। तो सिमिलरली एनिमल्स के केस में भी हो रहा है, चाहे वो मकाउस है या कोई और एनिमल है जैसे कि एलिफेंट्स हैं, कितना ज़्यादा वो खतरा फेस करते हैं। उनका जब खुद का घर ख़राब होता है या फॉरेस्ट को इंक्रोच कर रहा है तो वो ह्यूमन सेटलमेंट्स में आएंगे एंड जिसकी वजह से एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ रहा है। जो दूसरे स्पीशीज़ हैं उन्होंने सीख लिया है कि कैसे ह्यूमंस के साथ रहना है बिना उनको डिस्टर्ब किए। तो जहाँ पर कोलैबोरेशन आ रही है यहाँ पर भी कॉपरेशन आ रहा है, जहाँ पर एनिमल और ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट को कम होता हमें नज़र आ रहा है। ह्यूमंस भी समझ रहे हैं कि अब एनिमल्स उनके साथ रहेंगे एंड एनिमल्स भी समझ रहे हैं कि हमें ह्यूमंस के साथ रहना पड़ेगा। सो दिस इज़ अबाउट दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। नेक्स्ट इज़ अबाउट ड्राफ्ट नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022। तो जो मिनिस्टर हैं सिविल एविएशन के, उन्होंने एक नेशनल ड्राफ्ट एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी को बनाया है ताकि जो कंट्री है उसके अंदर एयर स्पोर्ट्स हो सके, जैसे कि पैराग्लाइडिंग है या दूसरे जो स्पोर्ट्स है। देखते हैं कौन कौन से स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं जिससे जो हमारी कंट्री में एयर स्पोर्ट्स का भी अब काम हो सके। जो नेशनल एयर ड्राफ्ट पॉलिसी है, स्पोर्ट्स पॉलिसी है, इसके अंदर पब्लिक किया गया तो इसमें काफ़ी सारे फीडबैक भी मिले। इस पॉलिसी के अंदर डोमेस्टिक डिज़ाइन बनाने की बात हुई है कि कैसे अगर हम एयर स्पोर्ट्स ला रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए होगा, डेवलपमेंट चाहिए होगी, इक्विपमेंट चाहिए होंगे एंड ये सब एक साथ स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं गवर्नमेंट के आत्मनिर्भर अभियान के साथ। तो ये बेसिक चीज़ें चल रही हैं। अब ड्राफ्ट नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी के बारे में देखते हैं। जो पॉलिसी है वो
बात करती है इंडिया को एक तरह से ग्लोबल हब बनाने की एयर स्पोर्ट्स में, कि इंडिया का अब नाम करना है एयर स्पोर्ट्स में। इसके अंदर काफ़ी सारे एयर स्पोर्ट्स कवर किए, जैसे एरोबैटिक्स, एमेच्योर बिल्ड, एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट, एरो मॉडलिंग, ड्रोन्स, बैलूनिंग, ग्लाइडिंग, पैराग्लाइडिंग, माइक्रोलाइटिंग, पैरामोटरिंग, स्काई डाइविंग, hand gliding, vintage aircraft. So these are the types of air sports that has been included in this particular draft national air sports policy. जो पॉलिसी है उसका यही एम है कि इंडिया को टॉप बनाना है एयर स्पोर्ट्स में, और इसका जो टारगेट है वो हमें अचीव करना है 2030 तक। यहाँ पर बात की जा रही है कि हमें इस मिशन में एक तरह से सेफ एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करना जो सेफ हो, एक्सेसिबल हो, अफोर्डेबल भी हो, इंजॉयबल भी हो, एंड सस्टेनेबल एयर स्पोर्ट्स इकोसिस्टम भी कंट्री में रहे। यहाँ पर इंडिया का ह्यूज पोटेंशियल लीवरेज करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो कंट्री है यहाँ पर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, यहाँ पर जो यूथ है वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है स्पोर्ट्स में। तो अगर हम उनको अपॉर्चुनिटीज़ दे सकते हैं तो हमारी कंट्री का नाम रोशन हो सकता है। यहाँ पर डाइवर्स टोपोग्राफी है, जोग्राफिकल एक्सपेंस है, फेयर वेदर कंडीशंस, तो ये भी सब चीज़ें इस पर्टिकुलर जो स्पोर्ट्स पॉलिसी है उसमें लीवरेज ही करता है। हमारा जो वेदर कंडीशंस है वो इतना ज़्यादा फेवरेबल है कि आप किसी भी मौसम में, इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट वेदर रहता है, वहाँ जाकर आप स्पोर्ट्स भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अब नेक्स्ट देखते हैं अबाउट दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। इस पॉलिसी के अंदर जो ये ऑर्गेनाइजेशन है एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये एक तरह से एपेक्स गवर्निंग बॉडी है, दैट इज़ द सेंट्रल गवर्निंग बॉडी जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हैंडल करेगी एयर स्पोर्ट इवेंट की, जैसे कि स्काई डाइविंग एसोसिएशन है, पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन है, एयर स्पोर्ट एसोसिएशन है, ये सब अकाउंटेबल होंगे ASFI को, एंड ये रिप्रेजेंट भी करेंगे इंडिया को FAI में एंड दूसरे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में, ताकि जो जहाँ पर भी मेजर प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो एयर स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, तो अगर इंडिया का भी वहाँ पर नाम जा रहा है, इंडिया का कोलैबोरेशन होता है, तो ये बेनिफिट ही है, ताकि इंडिया भी पार्टिसिपेट करे और अपना एक तरह से पहचान बनाए, अपनी इमेज बनाना शुरू कर दे अब एयर स्पोर्ट्स में। नेक्स्ट इज अबाउट फेडरेशन एरोनॉटिक इंटरनेशनल, दैट इज़ FAI। ये अभी ऑर्गेनाइजेशन हमने देखा था, तो उसके बारे में देखते हैं। ये एक तरह से वर्ल्ड की गवर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है जो एयर स्पोर्ट्स में डील करती है। इसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज़ इन स्विट्जरलैंड। जितने भी कॉम्पिटिशन्स हैं इंडिया में वो कंडक्ट किए जाएंगे इन अकॉर्डिंग विद द गाइडलाइंस लेड बाय FAI। पैनल एक्शन देखते हैं, जो ASFI है वो पैनल एक्शन लेंगे, स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल पेनल्टीज, डिसिमल, सस्पेंशन अगेंस्ट एयर स्पोर्ट्स एसोसिएशन। अगर यहाँ पर जो एयर स्पोर्ट्स एसोसिएशन है उन्होंने सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का ध्यान नहीं दिया गया तो फाइनेंशियल पेनल्टीज भी लगा सकती हैं, या तो उनका सस्पेंशन भी हो सकता है लाइसेंस का। तो यहाँ पर स्ट्रिक्ट प्रोविजन भी दिए गए हैं। सो दिस इज अबाउट द फेडरेशन एरोनॉटिक इंटरनेशनल। अब GST देखते हैं, GST ऑन एयर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। अब यहाँ पर भी GST की बात हो रही है। GST अब इनडायरेक्ट टैक्स है, हर जगह इंक्लूड हो रहा है। तो गवर्नमेंट है वो आस्क करेगी GST काउंसिल को, ताकि GST रेट को आप रैशनलाइज करना शुरू करो ऑन एयर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट टू 5% और लेस। तो यहाँ पर मांग की जा रही है कि GST को 5% से कम कर दो, ताकि अगर हम कम कर देंगे, टैक्स कम कर देंगे, तो वो चीज़ ज़्यादा प्रमोट हो जाएगी, वो चीज़ ज़्यादा अफोर्डेबल भी बन जाएगी कॉमन पीपल को। So this is about GST. So that was all about today's article. I hope you like it. In case you have any doubt, do let us know in the comment section. And आप हमें info@officermedia.com पर भी mention करके बता सकते हो. So thank you very much and all the best for your preparation. Thank you.